हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडेलवाल मैथ्स पे। तो आज जो वीडियो लेके हैं वो क्लास 8 के लिए लेके हैं और क्लास 8 के लिए अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अपन ने एक चर रैखिक वाले समीकरण आपको समझाए थे, कुछ बेसिक्स की भी बात की थी। वो अपना कंप्लीट के बाद अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं 2.1 और 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। 2.1 से पहले मैं आपको क्या है कि 2.1 में आपको क्या है कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, भाषा वाले क्वेश्चंस वो होते हैं। और भाषा वाले क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, समीकरण बनानी पड़ती है। और समीकरण बनाने के बाद उसमें अपन लोग क्या करते हैं, अक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, अक्स की वैल्यू। अब देखो समीकरण बनती कैसे, वो आपको देखो लैंग्वेज का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप समीकरण बना सकते हो, वरना समीकरण नहीं बना सकते। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इसी वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने क्लास 8 के लिए पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, जिससे क्या है कि उनको पहले क्या पढ़ा है वो भी समझ में आ गया। क्योंकि क्लास 8 के लिए हमने अभी भी जस्ट सिलेबस स्टार्ट किया है, इनके 2 पार्ट आ चुके हैं। आज जो पार्ट आ रहा है वो पार्ट 3 आ रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं, उदाहरण कराने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो इक्वेशंस के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, थोड़ी बात मैं उन पे बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कि आपको ऐसे दे दे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो कि मान लो कोई आपको ऐसे दे दे कि दो संख्याओं का योग, आपको ऐसे दे दे कि दो संख्याओं का योग 74 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 74 है। और ये कह दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। देखो मैं 2-3 बातें, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं कि समीकरण बनती कैसे है। तो वह संख्या कौन सी है, आपको 2 नियम दिए हैं। आपको एक तो नियम क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है, 74 दिया है। और ये भी कहा है कि एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, 10 अधिक है। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आए और उसमें आपको समीकरण बनाने पड़े तो आपका देखो सबसे पहला काम क्या है कि आप एक संख्या को क्या मानेंगे, अक्स मान लेंगे। आपका सबसे पहला काम है कि एक संख्या को आप क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे। पहली संख्या को आपको क्या मानना पड़ेगा, अक्स मानना पड़ेगा। अक्स मान लिया तो आपको क्या कहा है कि माना एक संख्या अक्स है। अब देखो दूसरी संख्या क्या है, पहली से 10 अधिक, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी अक्स प्लस 10 होगी कि नहीं होगी। अरे दूसरी संख्या आपकी ऑटोमेटिक अक्स प्लस 10 होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखो वापस प्रश्नानुसार करो कि अब आपके पास दोनों संख्या आ चुकी है, पहली भी आ चुकी है और दूसरी भी आ चुकी है। अब आपको क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितनी है, अक्स, दूसरी संख्या कितनी है, अक्स प्लस 10, उनका योग कितना है, 76 है। मैंने योग किया, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या उनका योग देखो ये किया। अब इनको मैंने जोड़ा, अक्स और अक्स कितने होते हैं, 2x प्लस 10 इक्वल टू 76। अब देखो 2x बराबर, मैंने 76 को उधर लेके गया तो 76 माइनस 10, तो 2x बराबर कितना आया, 64। तो अक्स बराबर कितना है, 64/2। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई, 3 और 2। ऐसे देखो ऐसे इक्वेशन सोल्व होती है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया, ये आपको अनुप्रयोग किया कि अनुप्रयोग ये बताया कि इसमें जोड़ते कैसे हैं, अगर अधिक होती तो क्या करते हैं। कुछ अपन जो आपके जो उदाहरण है उनके माध्यम से अपन लोग करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अपन देखो बात करते हैं, आपके सबसे पहला जो उदाहरण लिया है मैंने, उदाहरण नंबर 5। तो उदाहरण नंबर 5 मैंने आपके सामने क्या लिया है कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिसे 3/7 प्राप्त हो। देखो क्वेश्चन अगर ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बार बार पढ़ोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखो आपको क्या दिया है, परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो आपको देखो क्या कहा है कि परिमेय संख्या कहा, तो देखो करना कैसे है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। तो देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको क्या कहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या -7/3। परिमेय संख्या -7/3 का क्या है, दुगुना है। परिमेय संख्या -7/3 का क्या है,
दुगुना है। अगर इसको दुगुना तो आप क्या करेंगे, 2 गुणा -7/3। अरे दुगुना का मतलब 7/3 को 2 से तो गुणा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपका कितना आया, -14/3। देखो आपको बता दूं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो अंश से गुणा होगा और हर से गुणा होगा। तो आपका जो पहले जो चीज थी वो अपने कर दी कि परिमेय संख्या 7/3 के दुगने, इतना काम कर दिया। क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। मतलब सीधी सी बात है कि इस संख्या का दुगुना करके इसमें कोई ऐसी संख्या जोड़े और उससे क्या प्राप्त होगा अपन को, 3/7। तो अपन क्या करेंगे, यहां साफ लिखेंगे, माना अक्ष जोड़ने पे वो संख्या अपने पास अक्षित होगी। अपन को कोई संख्या नहीं पता होती ना, उस संख्या को अपन ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, अक्ष। तो माना अक्ष जोड़ने पर किस में जोड़ेंगे, -14/3 में अक्ष जोड़ेंगे। तो अगले ने क्या कहा, क्या प्राप्त होता है, 3/7 प्राप्त होता है। अरे क्या प्राप्त होता है, 3/7 प्राप्त होता है। अब देखो आपको क्या करना है, 14/3 को, अब जो इक्वेशन बन चुकी है, आपको पता है इक्वेशन बनने के बाद जो आपका अचर होता है उसको बराबर के उधर लेके जाते हैं। तो आपका अक्ष बराबर 3/7, ये दो माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का 14/3। किसका हो गया, प्लस का 14/3। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 21 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 7 का भाग 21 में दिया 3 और 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया 9। 3 का भाग 3 में दिया, अगर 3 का भाग 21 लिया तो 3 का भाग 21 में दिया, कितना आया 7। और 7 को मैंने कितने से गुणा करना है, 7 को मेरे को 14 से गुणा करना है। तो 14 7 98, 14 7 कितना होता है 98। और 98 में 9 जोड़ता हूं तो कितना आता है 107। कितना आता है 107/21। ये आपकी वो संख्या है। तो आपकी देखो बात होगी कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में 107/21 जोड़ा जाए तो उसमें 3/7 प्राप्त होता है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं कि परिमेय संख्या -7/3 के दुगने में, तो दुगने में मतलब 14 में 107/21 जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है, 3/7 प्राप्त होता है। तो आपका ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आपका उदाहरण नंबर 6। ऐसे करते करते अपन लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज से अपन लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनने के बाद अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करना तो आपको आता है। आप जितने इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, जितने आप अधिक क्वेश्चन करेंगे, उतने आपको इक्वेशन सोल्व करना आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन आगे। तो अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6 कि एक आयत का परिमाप 13 सेमी है। एक आयत का परिमाप कितना है, 13 सेमी है। तो उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 से 3/4 सेमी। तो उसकी क्या याद करनी है, लंबाई याद करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज नहीं दे वो पहले मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई अक्स है। अपन को लंबाई नहीं दी, चौड़ाई तो दी है ना। और आपको क्या दिया है, आयत का परिमाप। आप मुझे बताओ कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। अब देखो आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको 2 गुणा की जगह 2 गुणा लंबाई कितना है, अक्स है। जब जो चीज जो है वो अक्स है तो है, इसमें क्या है, लंबाई कितना दिया, अक्स है। और चौड़ाई कितना दिया, 2 सही 3/4 दिया चौड़ाई। तो ये किस में है, मिश्र भिन्न में। किस में है, मिश्र भिन्न में। तो इसको किस में पहले बदलेंगे, साधारण भिन्न में, क्योंकि मिश्र भिन्न तो अपन वहां पे रख नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 4 को किससे गुणा करते हैं, 2 से। तो कितना है 8, 8 में 3 जोड़ते हैं, कितना आता है 11। कितना है 11/4। तो चौड़ाई जगह क्या लिखेंगे, 11/4। और आपको क्या लिखा है, आयत का परिमाप। तो आपको आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया है क्या, अरे बिल्कुल आपको आयत का परिमाप क्वेश्चन में दिया है। कितना दिया है, 13। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। यहाँ 13 की जगह 13। अब देखो ये कोष्टक के बाहर 2 है तो पूरे कोष्टक से 2 क्या होगा, गुणा होगा। 2 क्या होगा, गुणा होगा। तो कितना आया, 2x आया। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो 11/4 × 2। तो 2 से 2 कट गया। तो आपका कितना है, 13 बराबर 2x प्लस 11/2 आया। 2
तो x प्लस 11/2। अब आपको हमेशा बताया कि अचर पद को उधर लेके जाते हैं, तो अपन लोग अचर पद को अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 11/2 उधर आएगा तो क्या होगा, 2x बराबर 13 माइनस 11/2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उस नीचे क्या होता है, 1 होता है। 2 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 का भाग 2 में दिया 2, 2 को 13 से गुना किया कितना 26, 2 का भाग 1 में दिया 1, 1 को 11 से गुना किया कितना आया 11। तो इधर कितना है, इक्वल में 2x है, इधर कितना है आपका 2x है। अब 26 में से 11 जाता है, कितना बचता है, 15 बचता है, कितना बचता है, 15 बचता है। तो मैं इधर कर रहा हूं, आपका कितना बचा, 2x बराबर 15/2। आपका कितना बटा, 2x बराबर 15/2। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 गुणा में है, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो 15/2 गुणा 2 भाग में आ गया, 2 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 15 कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 15/4। तो आपका ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। आपको मैंने बड़ी शानदार तरीके से बताया। जो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, इस YouTube चैनल पे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 और क्लास 12 के लिए मैथ सब्जेक्ट की क्लास लगाई जाती है। और जल्द ही इस YouTube चैनल पे अदर सब्जेक्ट की क्लास भी लगने वाली है। जल्दी मैं आपके लिए अलग अलग टीचर प्रोवाइड कराने वाला हूं। हिंदी का टीचर भी आने वाला है, इंग्लिश का भी आने वाला है, सभी सब्जेक्ट के आने वाले। तो बस आपका काम है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपका उदाहरण नंबर 7 क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो आपका उदाहरण नंबर 7 ये है। अब देखो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ रही है। आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको डरना नहीं है। आपको जो जो दिया जाता है वैसे वैसे आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लेनी है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है, 66 वर्ष हो जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या दिया है कि साहिल की माँ की आयु किस पे डिपेंड है, अरे साहिल की आयु पे डिपेंड है। अगले ने कहा है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अगर वर्तमान आयु का मतलब ये हो गया कि मान लो अपन सोच रहे हैं सिर्फ कि मान लो साहिल 5 साल का है। साहिल कितनी साल का है, आज के दिन साहिल कितनी साल का है, 5 साल का है। तो उसकी माँ कितनी साल की होगी, 3 गुना मतलब 5 गुना 3 15 ही तो होगा ना। अरे 15 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगले ने साफ कहा है कि साहिल की जो वर्तमान आयु है वो साहिल की माँ की 3 गुनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मानना साहिल की आयु मानेंगे, क्योंकि अपने पास साहिल की आयु दी नहीं है। और जो चीज नहीं दी होती उसको अपन क्या मानते हैं, अक्स मानते हैं। तो माना साहिल की आयु कितनी है, माना साहिल की आयु अक्स है। जब साहिल की आयु अक्स है तो साहिल की माँ की आयु कितनी होगी, अगले ने कहा 3 गुना। तो साहिल की माँ की आयु कितनी होगी, 3x, क्योंकि 3 गुना है। वर्तमान आयु की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं देखो वर्तमान लिख देता हूं आपको, ठीक है, वर्तमान लिख दिया। अब देखो अगले क्वेश्चन पे एक तरफ बढ़ते हैं आगे कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है, 66 वर्ष हो जाता है। योग की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 5 वर्ष बाद क्या होता है। अब एक बात तो कहो कि आज के दिन साहिल की आयु कितनी है, अक्स, और 5 वर्ष के बाद साहिल की आयु कितनी होगी, 5 साल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। साहिल की आयु आज के दिन अक्स है तो 5 साल बाद बढ़ेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, अक्स प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष। तो साहिल की माँ की आयु नहीं बढ़ेगी क्या, अरे 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु भी तो बढ़ जाएगी। साहिल की माँ की आयु कितनी थी, वर्तमान में कितनी थी, 3x थी, और 5 वर्ष बाद मतलब इसमें 5 जोड़ दो। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी है, x प्लस 5, और साहिल के माँ की आयु कितनी है, 3x प्लस 5। आपको क्या दिया है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग। तो इनकी आयु मतलब x प्लस 5 और प्लस इनका कहा कि इनका योग 3x प्लस 5 को जोड़ते हैं। तो अगले ने क्या कहा, कितना योग होता है भाई साहब, कितना योग होता है, 66 योग होता है। कितना योग होता है, 66। दोनों कोष्टक खोलते हैं तो x प्लस 5, इधर कोष्टक खोलते हैं तो 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना आया, 66। x और x 3x कितना हो गया, 4x, और 5 और 5 कितना हो गया, 10 इक्वल टू कितना हो गया, 66। तो 4x बराबर 66 माइनस 10, तो 4x बराबर कितना आया, 54। 4x बराबर कितना आया,
54। तो आपका अक्स बराबर कितना आएगा 4x 3x प्लस तो आपका 56 आएगा भाई साहब, 54 नहीं आएगा, 66 में से ये जाता है कितना बचता है 56। तो आपका अक्स बराबर कितना आएगा 56/4। तो अक्स बराबर कितना आएगा 14 वर्ष। कितना आएगा 14 वर्ष। ये 14 वर्ष किसकी आयु है, जिसकी आयु क्या है अक्स है। तो अक्स किसकी आयु है, अक्स साहिल की आयु। तो आपकी साहिल की आयु कितनी होगी 14 वर्ष। साहिल की आयु कितनी होगी 14 वर्ष। तो साहिल की माँ की आयु कितनी होगी, तो साहिल की माँ की आयु कितनी है 3 गुना। तो 14 गुना 3 होगी कि नहीं होगी। अगर 14 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है, 14 गुना 3 करके देखो कितना होगा 42 होगा। कितना होगा 42 वर्ष। तो साहिल की माँ की आयु कितनी होती है 42 वर्ष। आपको कुछ चीजें मैं बता दूं बेसिक। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अक्स प्लस अक्स हो तो क्या होता है 2x होता है। कोई भी संख्या अक्स में और उनको जोड़ना होता है वो आपस में जुड़ती है, लेकिन यही संख्या अक्स गुणा अक्स होती तो क्या होता है अक्स स्क्वायर होता है। वहां पे जो मैंने किया ना अक्स प्लस 3x, तो अक्स यहाँ पे 1x है जिसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ क्या होता है 1 होता है। तो 1x में 3x जोड़ा कितना होगा 4x। आप इस चीज को ऐसे भी समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि आपको मैं कह दूं 1 आम प्लस 3 आम। 1 आम और 3 आम कितने होते हैं 4 आम। बस इस चीज को ऐसे ध्यान रखना। तो वहां पे मैंने इसलिए जोड़ा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। उदाहरण नंबर 8 क्या है वो देखो। उदाहरण नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपको दिख रहा होगा। शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाली ज्यादा चीजें आती है इस क्वेश्चन में, लेकिन शानदार क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। आपको क्या दिया है, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले हैं तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की 3 गुनी है तो उनके मूल्यों का कुल योग स्वतंत्र है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। सबसे पहले अगले ने क्या कहा है, कोई बंदा है, क्या नाम उस बंदे का, बंसी नाम है। क्या नाम है जी, बंसी है। और अगले ने क्या कहा कि बंसी के पास कौन कौन से सिक्के हैं, 5 रुपए वाले सिक्के हैं और 2 रुपए वाले सिक्के हैं। सिक्के हैं, ये मैं सिक्कों की संख्या नहीं बता रहा, सिक्कों की संख्या तो पूछी अगले ने, लेकिन बंसी के पास क्या क्या है, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है। तो आपको देखो क्या कहा है कि बंसी के पास 5 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का है। और बाद में कहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो मतलब अपन को क्या कहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुनी है। मतलब अगर बंसी के पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उनसे अगर 3 से गुणा करेंगे ना, वो कितने होंगे, 2 के सिक्के होंगे। तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, माना, कौन सा सिक्का मानना पड़ेगा, 5 रुपए वाला मानना पड़ेगा। तो माना बंसी के पास, माना बंसी के पास 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अपन ने अक्स मान ली, सिक्कों की संख्या अक्स मान ली। अब अगले ने कहा क्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या अपने कितनी मान ली, अक्स है। तो मुझे बताओ कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, साफ कहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुनी है। तो 5 रुपए सिक्के वाले कितने अक्स हैं, तो 2 रुपए वाले कितने होंगे, 3 अक्स होंगे कि नहीं होगी, 3 से गुणा होंगे, 3 गुणा है तो ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे क्या है, उनके मूल्यों का योग स्वतंत्र इस प्रकार है कि सिक्कों की संख्या याद कीजिए, उनके मूल्यों का। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का होता तो कितना मूल्य हुआ, 5 गुना 1 5 ही तो होगा। अगर मेरे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हुए 2, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास 10। अगर मेरे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं 3 है, तो मेरे पास मूल्य कितना हुआ 15 हो गया। मेरे पास मूल्य कितना हो गया 15। उसी प्रकार से अगर मैं कह दूं मेरे पास 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 4 है, तो मेरे पास मूल्य कितना हुआ 8। अगर मैं कह दूं मेरे पास 2 रुपए के सिक्के 9 है, तो मेरे पास मूल्य कितना होगा 18। मेरे पास मूल्य कितना होगा 18। तो इसने उसी प्रकार का है। अब देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने सिक्के माने, पहले मैंने क्या किया, सिक्के माने, उनका मूल्य नहीं माना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 रुपए वाले
सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य। अब मुझे बताओ कि मेरे पास 5 रुपए वाला सिक्का है, सिक्कों की संख्या कितनी है, अक्स है, सिक्कों की संख्या कितनी है, गुणा ही तो होगा, 5 अक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैं कह रहा हूं कि 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 अक्स। 2 गुणा 3 अक्स नहीं होगा क्या, कितना आया, 6 अक्स आया, कितना आया, 6 अक्स आया। अब बोले इनका जितना मूल्य है उनका योग कितना दिया आपको, आपको योग कितना दिया है, स्वतंत्र। तो मेरे पास 5 अक्स प्लस 6 अक्स का योग कितना दिया है, स्वतंत्र। प्रश्नानुसार, आपके प्रश्न के अनुसार दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया है। तो 5 अक्स और 6 अक्स कितने होते हैं, 11 अक्स। तो 11 अक्स बराबर कितना आया, स्वतंत्र। तो अक्स बराबर कितना आया, स्वतंत्र बटा 11। तो आपका अक्स बराबर कितना आ रहा है, आपका 7। अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो आपके पास अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो अक्स किसकी वैल्यू थी, 5 रुपए वाले सिक्कों की। तो आपके पास 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हुई है, आपके पास 7। 7 सिक्के किसके हैं आपके पास, 5 रुपए के सिक्के हैं। 7 सिक्के किसके हैं, 5 रुपए के। तो क्या आपके पास 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 7 है, कितना दिया, 3 अक्स। तो 3 गुणा 7, आपके पास 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 21 होंगे। 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 21। तो ये आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8 आपके सामने हो चुका है। जिसको उतारना होता है वो वीडियो रोक के उतार लीजिए, जिसको नहीं उतारना होता है कोई बात नहीं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना, ठीक है। और आपसे एक एडवाइस लेनी है क्लास 8 वालों से, अगर आपको ये चाहते हो कि सर हमें बोर्ड पे पढ़ाओ तो हम बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं। एडवाइस आपकी, आप हमें एडवाइस दे सकते हो कि सर यहाँ पे सही है या बोर्ड पे सही है। एडवाइस आपकी सरांकों पे होगी, आपका निर्णय आप जैसा बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 9 भी शानदार है। तो उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं। तो आपको उदाहरण नंबर 2 दिया है, यदि 11 के 3 लगातार गुणनजों का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुणज क्या होते हैं। सबसे पहले बात किसकी करते हैं, गुणज क्या होते हैं। तो आपको पता है कि गुणज का मतलब होता है कोई भी संख्या गुणज से, मैं कह दूं 2 के गुणज, तो 2 के गुणज हो गए 4, 6, 8, 10। मतलब 2 के फाड़े में जो जो संख्या आ रही है वो क्या है, 2 की गुणज। मैं कह दूं 3 के गुणज क्या होंगे, तो 3 के फाड़े में जो जो संख्या आ रही है वो क्या होते हैं, 3 के गुणज होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है कि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग। तो 11 के लगातार गुणज कौन से होते हैं, 11 के, एक तो होता है 11, एक होता है 22, एक होता है 33, एक होता है 44। ये लगातार चलते चलते क्या होते हैं, 11 के गुणज होते हैं। अब बोला 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 367 है। अब ये नहीं कह सकते कि उसके 3 गुणज हो गए 11, 22, 33, इनका योग तो 367 हो ही नहीं सकता, सॉरी 363 तो इनका योग हो ही नहीं सकता। तो वो संख्या कहां से स्टार्ट होगी वो अपन को नहीं पता। तो सबसे पहले वो अपन को देखना है क्या क्या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले वाला गुणज क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले वाला गुणज अक्स मानते हैं। तो फिर आगे वाला गुणज कितना होगा, अक्स प्लस 11 होगा। क्यों होगा कि मान लो कि पहला गुणज अपने पास ये गुणज लिखे थे मैंने, तो पहला गुणज कितना था 11, तो अगला गुणज कितना हो रहा लगातार के बाद 11 ही तो जुड़ रहा है, और इसमें भी कितना जुड़ रहा है 11। तो पहला गुणज अगर अपन अक्स मानेंगे तो उसमें 11 11 क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरीके से आप बताओगे, दोनों तरीके से बता दूंगा। तो पहला तरीका देखो क्या है कि मैंने कह दिया माना 11 का एक गुणज, 11 का एक गुणज अक्स है। माना 11 का एक गुणज कितना है, अक्स है। तो इसका अगला गुणज कितना होगा, अगला गुणज होगा 11 अक्स प्लस 11, क्योंकि देखो 11 दूनी 22, 11 तो जुड़ रहा है, तो पहला 11 है तो अगला उसमें 11 ही तो होता है, ठीक है। तो इसका जो तीसरा गुणज होगा वो क्या होगा, इसका तीसरा गुणज, ये दूसरा गुणज हो गया, ये तीसरा गुणज है। तो तीसरा गुणज कितना होगा, इससे 11 अधिक, तो अक्स प्लस 11 पहले से है तो इसमें 11 और जुड़ गया, कितना आ गया, अक्स प्लस 22। तो तीसरा गुणज कितना हो गया, अक्स प्लस 22। अगले ने क्या कहा है कि तीनों गुणजों का योग, तीनों गुणजों का योग कितना है 363। तो पहला गुणज कितना है, अक्स, इनका योग मतलब जोड़ देंगे, अक्स प्लस 11 प्लस अक्स प्लस 22 इक्वल टू कितना दिया है 363। अक्स 2 अक्स 3 अक्स, अक्स प्लस 3 अक्स मतलब 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स। तो यहाँ कितना हो गया 3 अक्स।
यहाँ पे कितना हो गया 33 इक्वल टू 363। तो आपको 3x बराबर 363, कितना 363 में से 33 गया, कितना बचेगा आपका 3x बराबर 330 बचेगा। कितना बचेगा 3x बराबर 330 बचेगा। तो x बराबर आपका कितना आएगा 110 आएगा। क्यों आएगा? क्यों 3 यहाँ पे किस में था, गुणा में था, उधर गया तो किस में हो गया, भाग। तो पहला गुणज कितना है 110, तो उसका दूसरा कितना होगा 110 प्लस 11, कितना 110 में 11 जोड़ते हैं कितना आता है 121। तो तीसरा गुणज कितना होगा 121 प्लस 11 कितना हुआ 132 तो होगा ना, 132 होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका आप पूछना चाहो तो दूसरा तरीका भी देख सकते हो। इसका दूसरा तरीका निकालने क्या है कि मान लिया सर जरूर थोड़ी अगले वाला गुणज जो पीछे वाले चल सकता है। मान लो कि आपने कहा था, मैं कह दूं गुणज आपका 33 से स्टार्ट है, तो इसके जो पहले वाली संख्या होती है 22, वो भी तो 11 का गुणज है, बिल्कुल 11 का गुणज है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि माना एक गुणज आपने x मान लिया, तो अगर आप पहले वाला गुणज ले रहे हो, इधर अगर 44 आ रहा है तो इधर तो 11 प्लस हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो रहा है 11 माइनस हो रहा है। तो आप पहले वाला गुणज ले रहे हो तो एक गुणज x है, तो इससे पहले वाला गुणज क्या होगा, वो आपका x माइनस 11 होगा कि नहीं होगा। और इससे पहले वाला लो तो x माइनस 22 होगा नहीं होगा, या इसके आगे वाला लो तो आपका क्या होगा x प्लस 11 होगा। इन तीनों का योग करना है तो भी उतने आएगा। आप योग करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, करके देखना खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे कल, क्योंकि आपके इस बुक में सिर्फ फिर उदाहरण नंबर 11 बचता है। तो जो मैं अगला पार्ट लेके आऊंगा वो आपके लिए 2.2 लेके आऊंगा। आप कहोगे बोर्ड पे लाऊंगा तो बोर्ड पे ले आऊंगा, आप कहोगे पेज वाला सही है तो पेज पे ले आऊंगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है पेज वाला बेस्ट है। आपकी मर्जी, अपने पास सब सुविधाएं उपलब्ध है। जल्दी अपने ही यूट्यूब चैनल पे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाएगा। आपका काम है शेयर करना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके रिश्तेदार में क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं, आपके मामा का बेटा या चाचा का भाई या मौसी का बेटा, जितने भी हैं आपके, सबको क्या करेंगे आप शेयर करेंगे, ठीक है वीडियो को। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, दो पूर्ण संख्याओं का क्या है अंतर है। यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख लीजिए अंतर है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्या याद कीजिए। अब अपन मान लेते हैं कि जब अनुपात वाली संख्या देते हैं तो उन अनुपातों क्या मान लेते हैं, अपन संख्या मान लेते हैं। तो माना एक संख्या कितनी मान लेते हैं, इसके साथ अनुपात है तो उसके साथ अक्स लगा दो, अक्स लगाते वो क्या हो जाती है संख्या। और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं, तो दूसरा अनुपात क्या दिया है 5x दिया है, सॉरी 5 दिया, तो इसके साथ क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। अनुपात वाला क्वेश्चन दिया तो उसके साथ x लगा दिया, अगर वो क्या हो जाती है संख्या। अब ये अपने पास क्या होगी, दो पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, दो पूर्ण संख्या, एक तो 5x और एक 2x। अगले ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बात करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब 5x माइनस 2x कितना है आपका 66 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 66। तो 5x में से 2x गया, कितना बचा 3x। तो 66x बराबर आपका कितना बता 66/3। तो x बराबर कितना बचा 22 बचा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 22। तो आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपके आज उदाहरण 10 की बात की थी, बाकी की बात करेंगे अपन कल। जल्दी क्लास 8 के लिए वीडियो आने, कितने दिन आपको 2 दिन लगते हैं एक वीडियो आने में, क्योंकि देखो शूट करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, सारा करना पड़ता है। कभी क्लास 10 का भी लाना पड़ता है, क्लास 12 का भी लाना पड़ता है। अकेला इंसान हूं तो आपके पास 2 दिन का अच्छा समय होता है आराम से पढ़ाई करने का। तो आप 2 दिन में अच्छे से वीडियो को शेयर किया करो अधिक से अधिक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।